नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो का आपका री एग्ज़ाम है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इतिहास के बारे में, और इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पूरा इसमें डिस्कशन कर दिया जाएगा। जितने ही आपके पेपर यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक हुए हैं उन सब में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उन सबको इसमें बता दिया जाएगा। और जो हम इसमें बताएंगे उसका स्रोत क्या है, यूथ जो कंपटीशन आपकी बुक आती है उसका सॉल्व पेपर इसमें हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन इसमें डिस्कशन कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपकी सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज की आपको डिस्कशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका सिलेबस में आ जाता है इतिहास। इतिहास में आपका है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भूगोल। फिर भूगोल में आता है विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल। उसके बाद आ जाता है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये आपका हो गया जीव विज्ञान। इसके बाद कंप्यूटर। उसके बाद देखते हैं हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, परंपरागत सामान्य ज्ञान और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। आपको पूरा इसमें से डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी इसमें टॉपिक देंगे हर टॉपिक आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले देखिए आ जाता है हमारा इतिहास, और इतिहास में सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पहले पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में पिछले पेपर में किसी न किसी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, और जैसा हमने आप लोगों को बताया यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर है जीएस का। ठीक है, चलिए, और उसमें चैप्टर वाइज हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे चैप्टर वाइज। ठीक, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ताम्र पाषाण युग में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करता था। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं आगे। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें लोथल। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, बस इतने सफिशिएंट है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया। कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया इसमें, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मोमलोपी ढलाई। किसका इस्तेमाल किया गया, मोमलोपी ढलाई या कास्टिंग इसकी की गई थी। ठीक, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई का प्रयोग किया गया। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। हिंदी कहा था, हिंदवी कहा था, अल हिंद कहा था, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हिंदवी। क्या कहा था, हिंदवी। ठीक है, देखिए 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो वहाँ के जो लोगों को हिंदू कहा जाता था, वहाँ की भूमि को हिंदुस्तान कहा जाता था और उनकी भाषा को हिंदवी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा संस्कृत की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया। तो बाघ, गेंडा, इन सबको दर्शाया गया, गाय को नहीं दर्शाया गया था। ठीक है, सही ऑप्शन में हो जाएगा आपका गाय। ठीक, हड़प्पा संस्कृत की मोहर और टेराकोटा
कला पर गाय को दर्शाया नहीं गया था। इस काल की मोहरें वर्गाकार होती थी, त्रिकोणीय होती थी तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं की ओर लिखा गया। इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियाँ होती थी। टेराकोटा क्या होती थी? मिट्टी से पकाई गई जो मूर्ति होती थी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा। तो हड़प्पा का जो धोलावीरा था वो 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा काल का पूरा स्थल धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक, नगर के महाप्रासाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर है। धोलावीरा की खोज 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने की। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, वृत्ताकार अग्निदेविका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के साथ अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? याद कर लीजिए, मौत का टीला। मौत का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मौत का टीला। पढ़ लेते इसमें थोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक शब्द का जो अभिप्राय है वो है मृतकों का टीला। माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड याद कर लीजिए, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर में ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित जो स्नान कुंड था वो 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, पहले थे। सिंधु का उत्पादन करने वाले पहले थे। लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पहला। सिंध के लोगों ने जो है कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था। ठीक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों, रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण में कम से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसिपोटामिया में भी कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही एक रूपांतर है। ठीक है, हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें आती थी। कौन सी 9 फसलें आती थी? गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और
तिल। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले हैं। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, अतः विकल्प आपका सही ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए.एस. राव। ए.एस. राव, याद कर लीजिए, ए.एस. राव। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई करवाई थी ए.एस. राव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। लोथल सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, किस सभ्यता का? सैंधव सभ्यता का। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात, कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में सरगवल नामक प्रांत में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद में एक जिला है सरगवल नामक, वहाँ गांव है भोगवा नदी के तट पर वहाँ स्थित है। ठीक है, और 1955 से 1960 के मध्य ए.एस. राव, किसने? ए.एस. राव ने यहाँ खुदाई करवाई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? बनवाली में, चन्हुदड़ों में, सुतकागेडोर में, सुरकोटदा में। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, सुरकोटदा में। ठीक है, घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? सुरकोटदा में। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। सुरकोटदा से समाधान की नई विधि कला समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो सिंधु सभ्यता थी हो जाती है, हमारा आ जाता है वैदिक सभ्यता। अब क्या आ जाता है हमारा? वैदिक सभ्यता। ठीक, अब वैदिक सभ्यता देखते हैं। वैदिक सभ्यता में हमारा क्वेश्चन जो है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराना। उपनयन समारोह का मतलब है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराना। ठीक है, उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्म कांडों में इस अनिवार्य कर दिया गया है इसे। ठीक, ततः सामान्यतः विवाह पूर्ण किया जाने लगा। अब कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? विवाह के पूर्व जनेऊ पहना दिया जाता है। ठीक, बस। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? तो ये सत्यमेव जयते आपका है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद सही ऑप्शन, मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे उपनिषद की यज्ञ से टूटी नाव की तुलना से की गई है। इस उपनिषद में जो यज्ञ की तुलना की गई, किससे यज्ञ की तुलना की गई है? टूटी नाव से। ठीक, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते भारत का एक आदर्श वाक्य है। ठीक है, और इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता नहीं, आर्यण भी नहीं, उपनिषद भी नहीं, ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण, वेदों के गद्य और पद्य होते हैं, तो गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। ठीक, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ये वेदों के गद्य भाग जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक, और आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला होता है। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। ठीक है, उपनिषद क्या होते हैं?
उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, प्रकाशक, उपनिषद 3 शब्द होते हैं। उपनिषद में कौन सा होता है? उपनिषद। ठीक, उप से बनता है निकट और नि से बनता है, उप से बनता है निकट, नि से बनता है श्रद्धा और सत से मतलब बैठना। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ हो जाता है शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परमपत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और उपनिषद। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद। उपनिषद जो है आपका ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। थोड़ा इसमें देख लेते हैं। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। ठीक है। 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता दी गई है? किसकी महत्ता दी गई है? इंद्र की। और ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। ठीक, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 में सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की वर्णना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद आपका हमने अभी बताया क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन यानी कि वेद व्यास ने महाभारत भी लिखी थी और वेद व्यास ने यानी कि इन्हें कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन, इन्होंने ही लिखा था संकल महर्षि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ये अर्थशास्त्र में भी आता है, मनुस्मृति में भी आता है, न्याय मीमांसा यानी सभी में आता है। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में से अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कार्यप्रणाली, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये आपके जो हैं यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। किसके पाठ हैं? यजुर्वेद के। ठीक, चलिए कुछ इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं इसके पद। तो देखिए, ऋग्वेद जो होता है उसमें होता है ऐतरेय ब्राह्मण एवं कौशिकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद में कौन सा होता है? शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद में होता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में होता है पंचविंश ब्राह्मण या जैमिनी और अथर्व में होता है गोपनीय ब्राह्मण। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? किसको समर्पित है? सभी लोग जानते हैं, सावित्री को। गायत्री मंत्र होता क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये आपका गायत्री मंत्र है। इसमें किस देवता की उपासना की गई है? सविता या सावित्री देवता की। ठीक है, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। यह आकाश का देवता है। सविता क्या है? आकाश का देवता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका? मत्स्य पुराण। याद कर लीजिए, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ठीक। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है आपको मिल जाता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। ठीक। महर्षि वेदव्यास ने पुराणों का शाब्दिक प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन किया था, जिनमें 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्म, भागवत पुराण सबसे अधिक प्रमुख है। ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रमाण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। पुराण संभवतः 3री व 4थी सदी में लिखे गए थे। कब लिखे गए थे? पुराण 3री और 4थी सदी में लिखे गए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद और योगवेद। तो इसमें उपवेद जो आपका नहीं है वो है योगवेद। योगवेद आपका क्या है? उपवेद नहीं है। इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। फिर से याद कर लीजिए, उपवेद कौन से हैं? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ठीक। जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। योगवेद क्या उपवेद नहीं है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है तथा शिल्पवेद जो है आपका अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है। फिर हमारा वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा, चक्रवात की, अग्नि के। सभी को पता है वर्षा के देवता कौन होते हैं? इंद्रदेव। ठीक है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना, यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तथा इंद्र सर्व प्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला, पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। अब हमारा आ जाता है इसमें महाजनपद काल। महाजनपद काल। तो इसमें क्वेश्चन पहला देखते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा जीवक। राजा बिंबिसार के दरबार में जो प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? जीवक। फिर से याद कर लीजिए कौन थे? जीवक। ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक थे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। कौन रहते थे? जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा करने के लिए भेजा गया था। भगवान बुद्ध के लिए भेजा गया था उनकी सेवा करने के लिए। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा व बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब हमारा आ जाता है जैन एवं बौद्ध धर्म। इसका क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में, तो ठीक से इसमें क्वेश्चन जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन। और आपको पता है कि 50 से 60% तो 100% आपका रिपीटेड आएगा ही आएगा। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। अब जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत हमेशा क्या होता है? सभी को पता होगा, अहिंसा। सही ऑप्शन अहिंसा। ठीक। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। ठीक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा के प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्मा। ठीक। जीवन के 5 सिद्धांत जो जैन धर्म के हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अहिंसा, जीवों को चोट ना पहुंचाना। दूसरा है सत्य, झूठ ना बोलना। असत्य, चोरी ना करना। अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना। ब्रह्मचर्य, किसी की स्त्री से संसर्ग की मनाही। ठीक है। इतने आपको जैन धर्म के जो सिद्धांत उनका पालन करना पड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? ये तो सभी को पता होगा, निरंजना नदी थी, वहाँ पर गौतम बुद्ध को
ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम, थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था और गृह त्याग की इस घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। उनके घर त्यागने की जो घटना थी उससे उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला देखिए। गौतम बुद्ध की ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। कहाँ दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा में, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। सही ऑप्शन हो जाएगा धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश, सारनाथ में पहला उपदेश, याद कर लीजिए, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और इसे क्या कहा गया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी, आधुनिक में क्या कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के साकीगढ़ के प्रधान थे तथा माता का नाम महामाया कोली गणराज की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, सांसारिक सुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो उन्होंने घर त्यागा उसे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कहाँ किया गया था? तो सही ऑप्शन में हो जाएगा राजगीर पर। बौद्ध संगीत का प्रथम आयोजन किया गया था राजगीर में। बौद्ध संगीत कौन सी? प्रथम बौद्ध संगीत का। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में हुआ था। ठीक है, यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलन में हुई थी। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन निम्न स्वरूप है। ठीक है, किस प्रकार है देखिए। द्वितीय बौद्ध जो आपका हुआ था 383 पूर्व वैशाली में, सभा कामी की अध्यक्षता में काला शोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीत जो आपकी थी 250 से 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष तथा अशोक का शासनकाल था, तब हुई थी। और चतुर्थ जो आपकी बौद्ध संगीत थी वो हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी के कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अवस्था में कनिष्क काल में हुई थी। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ठीक, तो कितने जनपदों का उल्लेख किया गया है? 16। ठीक है, 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। तो देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म जो ग्रंथ, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए बौद्ध का ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, और जैन का धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ लिया गया था? कुशीनगर में। ठीक, 200 फीट ऊंची जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया गया था वो कुशीनगर में लिया गया था। ठीक, दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 मीटर भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया। अब महापरिनिर्वाण क्या होता है? महापरिनिर्वाण यानी कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने प्राण दिए थे, यानी कि यहाँ पर इनका आखिरी समय जो था वो व्यतीत हुआ था। धातव्य है कि इस प्रोजेक्ट का पुनर्संचालन 2019 में शुरू कर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? अभी हमने आपको बताया कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनगर में, इसीलिए वहाँ पर मूर्ति बनाई गई थी 200 फीट ऊंची। गौतम बुद्ध धर्म प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं में संबंधित स्थल निम्नवत है।
जन्म इनका कब हुआ? लुम्बिनी में, नेपाल में 563 ईस्वी पूर्व। गृह त्याग इनका कब हुआ? सभी को पता है 534 ईस्वी पूर्व। और ज्ञान प्राप्त इनका हुआ बोध गया बिहार में। और इनका मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो यहाँ पर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह से। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। ठीक है, यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपुस और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। अभी हमने आपको बताया कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध ने अपना 5 ब्राह्मणों को सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया था। ठीक है, 5 उसमें महाब्राह्मण थे और सारनाथ उत्तर प्रदेश दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम नाम से भी जाना जाता है। ठीक, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा कहाँ दिए? श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो कहाँ प्राप्त किया था? अभी हमने आपको बताया कुशीनगर में, इसीलिए वहाँ पर क्या बन रही है? मूर्ति। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में चुंदलोहार के यहाँ सूकर माधव भोजन के ग्रहण के बाद हो गई थी। इससे बौद्ध में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनके मरने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? अभिधम्मक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक, विनय पिटक। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपसाका पिटक। ठीक है, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटकों में किया। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, जिसमें धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक विचार थे उनका संकलन किया गया। और विनय पिटक में जो नीति संबंधित बातें उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से और हिंदुओं से। सही ऑप्शन आपको पता है, क्या हो जाएगा? बौद्धों से। ठीक है, त्रिपिटक पाली, त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, ब्रजयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म में प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में है। ठीक है, और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। अगला देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? सभी लोगों को पता है, बुद्ध के रूप में उन्हें जाने लगा था। गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध। ठीक, एवं तथागत के रूप से इन्हें जाने लगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों? अब बोध गया क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो सारनाथ में ऋषिपत्तनम या मृगदाव में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध में क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ने अपने उपदेश जो थे वो जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था 483 ईस्वी में कुशीनगर में हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सभी को पता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बोध गया में हुई और उन्होंने पहला उपदेश धर्मोपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहला जो उन्होंने उपदेश दिया उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? अब सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सभी लोग दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। धातव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। क्वेश्चन आपको रट जाना चाहिए। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए 5 ब्राह्मणों को, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। केवल का अर्थ है इच्छाओं का विजय प्राप्त करना। थोड़ा देख लेते इसमें। केवल का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। केवल अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान है जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुख अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हों, जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। यानी कि अपनी इच्छाओं को विजय प्राप्त करना, जो अपनी इच्छाएं उसे कहा जाता है कैवल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? सभी को पता है महावीर। कौन से थे? 24वें तीर्थकर महावीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, सभी लोगों को पता है। महावीर स्वामी ने कैसे पहले जो 23वें तीर्थकर थे वो थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर कहलाए। अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य अहिंसा असत्य तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने जो ब्रह्मचर्य था वो भी इसमें जोड़ दिया था। ठीक। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? सभी को पता है पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिनमें पहले ऋषभदेव थे, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थकर है। ठीक है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा डी। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए।
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जो सम्यक दर्शन है उसका मतलब है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब है सही ज्ञान और सम्यक आचरण का मतलब है सुख दुख में संभाव आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी जो थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। मौर्य सम्राट को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा कनिष्क के शासन के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। राजा कनिष्क के शासन काल में जो दरबारी चिकित्सक थे वो थे चरक। ठीक है, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वह आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे तथा कनिष्क के राजवेद थे। चरक कृत चरक संहिता औसत शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मात्रचेट, संघरक्ष आदि विद्वान भी निवास करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था के लिए सबसे पहला नाम क्या हो जाएगा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे मैनेजमेंट किया था नगर पालिका का। मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर प्रशासन काल में एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य होता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र, जो मेगस्थनीज राइटर थे, उन्होंने पाटलिपुत्र के नगर प्रसिद्ध की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। ठीक है, देखिए कैसे उद्देश्य किया है। जो प्रथम समिति होती थी वो क्या करती थी, औद्योगिक कलाओं और कारीगरों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों यात्रियों का भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंधन करती थी। तृतीय समिति थी जनगणना का हिसाब करती थी। और जो चौथी समिति थी वो नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। और जो 5वीं समिति थी वो उद्योग थी जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। ठीक है, और जो 6ठी समिति थी वो कर समिति थी जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई। ठीक है, तो कनिष्क के समय जो थी हमारी चौथी बौद्ध संगीत आयोजित की गई। ठीक है, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्संगत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। सभी को पता है ये मेगस्थनीज जो थे वो इंडिका के लेखक थे। ठीक है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। इस पुस्तक के चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रशासन के बारे में उल्लेखन किया गया है। मेगस्थनीज ने भारत में यात्रा का समय था 304 से 299 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त का शासनकाल था और रचना की थी उन्होंने इंडिका की। उसके बाद फाह्यान आए थे, इन्होंने 399 से 414 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रचना की थी फोक्यू की। ठीक है, उसके बाद हेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में सी यू की स्थापना की थी। ठीक है,
इतनी रचनाएं इन तीनों लोगों ने की थी। उसका चरक संहिता संबंधित है। किससे संबंधित चरक संहिता? सभी को पता है, चिकित्सा थे। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक, रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख या संस्कृत भाषा में लिखित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। तो मुख्य रूप से मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कृषि पर, कृषि अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज, इन सब में भी प्रगति हुई। आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या था? कृषि। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था की नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? 13वां। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? सभी को पता है, इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन तोसाली। क्या हो जाएगा? तोसाली। ठीक, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है? सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवा नाम प्रिय से संबोधित किया गया है। भापरू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्धसाकी कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नत्तूर, उडेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदामन में जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? सिंधु और झेलम। तो सही ऑप्शन इसमें सिंधु और झेलम में के बीच में तक्षशिला स्थित था और पहले यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में इस समय स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी था। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा था। भरत जो थे रामायण में, उनके पुत्र का नाम तक्ष था, उनके नाम पर तक्षशिला रखा गया था। और तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा 13वां। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें 13वां जो आपका शिलालेख है अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया, अतः सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए, जिसका अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध की नीति त्याग कर धम्म नीति लागू की। ठीक, इसी के बाद अशोक ने जो युद्ध नीति थी उसे त्याग कर धम्म नीति अपना ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, क्या था? सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह, जो 4 सिंह हैं, पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। ऐसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया था इसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त के सबसे सलाहकार कौन थे? उनके गुरु ही थे। उनका नाम क्या था? चाणक्य भी था, कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त था, समुद्रगुप्त नहीं था। तो इसमें हमें पता ना कौन नहीं था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त उनका नाम नहीं था। सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। थोड़ा इसमें देख लेते हैं।
कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त हैं, चाणक्य हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध बुक अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि राजनीति, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र की प्रमाणिक पुस्तक है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत की मैकियावेली भी कहा जाता है, जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी, सहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। सहबाजगढ़ी एक गांव एवं ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अशोक के सभी शिलालेखों में भाषा प्राकृत है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख की लिपि ब्राह्मी है, जबकि वर्तमान भारत से पाए गए कुछ शिलालेखों में लिपियां भिन्न हैं। सहजबाड़ी एवं मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ठी लिपि है। तक्षशिला अभिलेख में आर्मेयिक लिपि है। शेरकुना अभिलेख में यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि है एवं लघुमान अभिलेख में आर्मेयिक लिपि है। ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्तंभ। मौर्य काल का क्या है सर्वोत्तम प्रतिमान? स्तंभ ही है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग 4वीं से 2वीं सदी में हुआ। सारनाथ, कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा कामरूप। ठीक, कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिला के गुर्जर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुजरात तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार तथा कल्हण राज तरंगली के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन रहा। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ठीक है, कामरूप अशोक के अंदर में नहीं था। उसका देख लेते हैं। वृद्ध सांची स्तूप किस काल में संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मौर्य काल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी को पता है, मौर्य काल। ठीक है, वृद्ध सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक आपके हैं महर्षि पतंजलि। ठीक है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनाराध्य गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे 3 ग्रंथ हैं, योग सूत्र, महाभाष्य एवं आयुर्वेद पर ग्रंथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें कुछ जानकारी दी गई है, उसके बेस पे हमें बताना है कि किस वंश की बात की जा रही। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिणा में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागव्रत था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया। अब आपको बताना है किस वंश में सब हुआ। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा शुंग वंश। शुंग वंश। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं। मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ, उनको उनके सेनापति ने पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मालविकाग्निमित्र तथा दिव्य वदान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार तक, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। ठीक है, शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पुष्यमित्र शुंग के। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के, तभी तो उन्होंने लिखा था महाभाष्य। ठीक, इसमें देख लेते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा चरक। ठीक है, चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। कुषाण राज्य के राजवेद थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में अभी भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीनी तुर्किस्तान के। ठीक है, कुषाण मूलतः चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बस गए। ये यूची जाति के थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जिसने भारत पर भी शासन किया था। पेशावर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा आ जाता है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य। उन्हीं को ही कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को ही कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके काल में नवरत्न के रूप में इनके दरबार में शासक थे। ठीक, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। इनके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान जो थे धन्वंतर थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, घट करपर थे, कालिदास थे, वेताल भट्ट, वर रुचि और वाराह मिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था, जिसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। यह पुष्यभूति वंश का था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे वो कवि हरिशेन थे। ठीक है, कवि हरिशेन समुद्रगुप्त के कवि दरबारी थे। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इसके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्त की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्त गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक गुप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, भारतीय इतिहास में धन्वंतर कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतर कौन थे? सभी को पता है। ये विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी दरबार में रहते थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतर थे। अन्य छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, कटर्प, वररुचि, अमर सिंह, वराह मिहिर एवं कालिदास भी इसके साथ में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ आपका 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रेरणा सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य ने किया था। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था और हिजरी संवत जो है 622 को मोहम्मद साहब ने किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, खगोल विधि वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ठीक, तो सही ऑप्शन हो जाएगा विक्रमादित्य। किसके हो जाएगा? विक्रमादित्य के। ठीक है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विक्रमादित्य के। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश का महान राजा था। इसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। हेन सांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर के 5 राज्यों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक अधिकार किया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इन्होंने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी, प्रयागराज। ठीक है, हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? प्रयागराज। ठीक, प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। कहा जाता है कि यह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को ही कुंभ के तौर पर इलाहाबाद में मनाया जाता है, वही कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा थानेश्वर। ठीक है, कन्नौज से पहले हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक थे। ठीक, इसमें हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज किया था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था। बाद में कन्नौज को अपनी उसने राजधानी बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल की जो प्रसिद्ध महिला शासक थी वो प्रभावती गुप्ता थी। ठीक है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपनी पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है राजपूत राजवंश। ठीक, इसमें क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है 78 नंबर का। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली का शासक था। 12वीं शताब्दी के अंत में आरंभ में दिल्ली का शासक था तोमर वंश। ठीक है, कौन सा था? तोमर वंश। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। तंवर कुंतल उत्तर पश्चिमी भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही था तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के शासक कौन था? तोमर वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जयचंद विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, चंदावर। चंदावर में मोहम्मद गोरी ने इसे मारा था। तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। कन्नौज के राठौर वंश का राजा जयचंद ने तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था, इसलिए उसने साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का। ठीक, और बाद में गौरी के द्वारा पराजित होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन से वंश ने भारत की दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा राजपूत। राजपूतों ने भारत के दक्षिण भाग पर अपना शासन नहीं किया था। इसमें सही राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं और 12वीं शताब्दी तक काल का राजपूत काल कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश और गहड़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और इत्यादि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित है? और ये आपका हो गया पाल वंश अब आ गया है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पूर्वी हिस्से से। पूर्वी हिस्सा जो भारत का था उसमें क्या था? पाल साम्राज्य। इसमें देख लेते हैं थोड़ा। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक जो था वो था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा गोपाल। गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश का संस्थापन गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया और उसे ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब आपका आ जाता है दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव संगम। ठीक, तो इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, गोडेश्वर मंदिर, सिन्नार। ठीक है, ये जो मंदिर था वो चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। बाकी जो सारे मंदिर हैं इसमें वो चोल वंश के शासकों के संरक्षण में ही बनाए गए थे। ठीक, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। नटराज मंदिर या चिदम्बरम, फ्लाई वन्नाथर मंदिर तंजावर और बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था, जबकि गोडेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशी राजकुमार राजगोविंद ने कराया था। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मलयालम। ठीक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर महोदयपुरम के चेर साम्राज्य की बोले जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। महोदयपुरम में चेर साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी के दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीप हिस्सों में की गई थी, जो वर्तमान में केरल का हिस्सा था। इसके शासकों ने अपने उत्कृष्टि में मलयालम भाषा का प्रयोग किया। जिस अवधि में संगम में साहित्य संकलित किया गया था उसे संगम काल के रूप से जाना जाता है। संगम काल के दौरान 3 प्रमुख तमिल राज्य चेर, चोल और पांड्य थे। कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने 16 मील लंबी झील का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। देखिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1044 ईस्वी में करवाया था। इसकी अन्य उपलब्धियां लंका के अभियान को पूर्ण कराकर राजा महेंद्र को बंदी बनाना, पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल भेजना और गंगे कोंड पंडित की उपाधि धारण करना। ठीक है, गंगे कोंड की जो पंडित की उपाधि थी वो इनको ही मिली थी। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा तमिल साहित्य जो है वो साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें देख लेते हैं थोड़ा। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को, तमिल भाषा में जो साहित्य लिखा जाता था प्राचीन, उसी को कहा जाता था संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं ने राज्य की संरक्षण में किया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं,
चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में जो भूमि दी जाती थी उसे हम कहते थे पल्ली छांदम। पल्ली छांदम, पल्ली छांदम, जो दान में भूमि देते उसे कहते थे पल्ली छांदम। ठीक है, देख लेते हैं इसमें थोड़ा। चोल अभिलेखों के साथ चोल काल में भूमि जो दान दी जाती उसे निम्नोक्त कहते थे बिल्लान वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ठीक है, ब्रह्मादे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव में जो भूमि देते थे उसे कहते थे पल्ली छांदम। इससे कहा जाता था जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। देवदान तिरुन मठ ढक्कानी, इससे किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। ठीक है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणियों के पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब हमारा आ जाता है प्राचीन कालीन इतिहास एवं साहित्यकार। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गणित पर। ठीक है, गणित पर लिखा गया है। तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा। प्रसिद्ध संस्कृत लीलावती का विषय गणित और खगोल शास्त्र है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवी काग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, कालिदास ने। मालवी काग्निमित्रम पुस्तक लिखी है कालिदास जी ने। इसमें कुछ देखे गए हैं लेखक, देख लेते हैं। तो देखिए, मालवी काग्निमित्रम जो कालिदास ने लिखी है। उसके बाद 10 कुमार चरितम, ये दंडी ने लिखी है। स्वप्न वास दत्ता महाकवि भास ने लिखी है। और किरातार्जुनीयम ये लिखा है भारवी ने। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो ये सभी को ऑप्शन पता है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास रट लीजिए, बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसमें देख लेते हैं, कुछ हमारी पुस्तकें दी गई हैं, उनके लेखक दिए गए, उनको एक नज़र में देख लेते हैं। तो पहला हमारा अष्टध्यायी। तो अष्टध्यायी के कौन है लेखक? पाणिनि। अष्टध्यायी के पाणिनि। रामायण के वाल्मीकि सभी को पता है। महाभारत के वेदव्यास सभी को पता है। महाभाष्य के पतंजलि सभी को पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। रघुवंशम कालिदास। पंचतंत्र विश्वशर्मा। कामसूत्र वात्स्यायन। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है बुद्ध चरित्र अश्वघोष। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। गीत गोविंद जयदेव। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लेखक हैं और इनकी ये पुस्तकें हैं। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। कादंबरी के लेखक कौन हैं? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या बाण? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा, देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कादंबरी। ठीक, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान आख्याकी है। इसके रचनाकार वाण भट्ट हैं। कौन से हैं रचनाकार इसके? वाण भट्ट। इन्होंने हर चरित्र की भी रचना की है। सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा संस्कृत में। मुद्रा राक्षस किसमें लिखा गया है? विशाख दत्त द्वारा, जो कि लिखी गई संस्कृत भाषा में। ठीक, मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इनमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलता का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी के रूप में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी हो, वह मूल रूप से किस देश का था? ये क्वेश्चन सभी को पता है, वो ग्रीस का था। कहाँ का था? ग्रीस का। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगस्थनीज यूनान या ग्रीस का निवासी था और सेलुकस का राजदूत बनकर आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है प्राचीन कालीन स्थापत्य कला या चित्रकला के जो क्वेश्चन है वो। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, हम्पी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हम्पी।
विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में से एक विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में ईंट और चूने से बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों का कंदारिया महादेव का मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है, कंदारिया महादेव का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसमें देख लेते हैं थोड़ा। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोवेरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, कुषाण काल में। मथुरा कला स्कूल जो है कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्व शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य की प्रधानता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 98, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। भारत में नवपाषाण 7000 ईस्वी पूर्व गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पश्चर्म पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र का निर्माण सीख लिया था। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों के गुफा आश्रय में स्थित हैं और लगभग 250 राग कला पेंटिंग हैं। लक्ष्मण पंचमुखी, काउवा खोह और लखमा के गुफा आश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। ठीक है, इसके बाद हमारा जाता है मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवियल हिस्ट्री। ठीक है, आपकी प्राचीन हिस्ट्री में इतने ही क्वेश्चन थे जो कि यूपी SSSC वीडियो के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इससे कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मध्यकालीन इतिहास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।